अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ट्रैवलिंग की वजह से लास्ट वीक लाइव कर नहीं सके थे। अभी भी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैंने कहा कि एटलीस्ट हमारा जो कांटेक्ट है वो इस्टेब्लिश्ड रहना चाहिए। और अब मैं वापस लंदन कल रात को पहुंचूंगा और फिर मंगल को मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका में भी फिल वक्त तो 11 सितंबर तक का प्रोग्राम है, यानी तकरीबन 18-19 दिन। और पॉसिबल है कि अगर वहाँ पे कुछ और प्रोग्राम हो गए तो एक्सटेंड भी हो सकता है। तो लेट्स सी, कोशिश करूँगा अगले सैटरडे आपके साथ फिर जुड़ सकें अमेरिका से। अजीज दोस्तों, सिचुएशन कुछ यूं है कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे ना, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। और ये अमेरिका और चाइना ने भी इसको एग्री कर लिया है। ये करंट सेटअप जो बनाया है ना, मैं तो आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि इलेक्शन तो नहीं होंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट की पावर पार्लियामेंट के जरिए इन्होंने एक्सटेंड कर दी, बहुत ज्यादा पावर है। और जिस किस्म की कैबिनेट बनाई है और जिस किस्म के काम हो रहे हैं कि इस नई सरकार से, वो नॉर्मली केयर टेकर गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा हो रहे हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट का एक ही काम होता है कि वो अगले इलेक्शन कराएगा टाइम पे, और अनटिल इलेक्शन हो जाते हैं वो काम को धक्का देगा, आस्ते आस्ते जो भी जरूरी चीजें हैं वो कराएगा। कोई लॉन्ग टर्म या कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं करेगा। लेकिन पहली चीज इन्होंने जो की है ना, कल कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, 18 मिनिस्टरों ने हल्फ लिया है। केयरटेकर सरकार में 18 मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं होती। फिर दूसरा ये है कि इन्होंने जो नई कैबिनेट मीटिंग के फौरन बाद कल रात को ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ की है। यानी ये है कि तकरीबन दर्जनों टॉप के ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, होम सेक्रेटरी है, फॉरेन सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी सिंध है, मेजर पोजीशन सारी चेंज कर दी और ब्यूरोक्रेट्स को सारों को तब्दील किया है। ये केयरटेकर गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करके क्या करना चाह रहे हैं? फिर दूसरा यह है कि जो कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर बनाया है जलील अब्बास जिलानी को, फिर यासीन मलिक की बीवी को मिनिस्टर बनाया है। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर भी अब्दुल उसको बनाया है, शमशाद शमशाद एक्स गवर्नर स्टेट बैंक। और ये सारे लोग जो हैं ना, जो बनाए गए हैं, ये मुशर्रफ सरकार में काफी आगे आगे थे। यानी ये आर्मी के बंदे हैं और आर्मी इसको एक्सटेंड कर रही है। केयरटेकर सरकार बनते ही दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि इलेक्शन तो 3 महीने में हम नहीं करा सकते, सॉरी। हमें जो इलेक्टोरल बाउंड्रीज हैं उसकी डिमार्केशन करनी है, हमें नए सिरे से सारी चीजें करनी है, उसमें टाइम लगेगा। और आगे कब तक इलेक्शन होंगे, क्योंकि देखें, ये धांधली करके भी इलेक्शन में इमरान खान को बाहर नहीं रख सकते। और ये इमरान खान को पावर देना तो इनके डायरी में है ही नहीं कहीं भी। तो इमरान खान को तो ये वापस लाना नहीं चाहते, और इमरान खान इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान में जो बर्बादी जो आजकल हुई है, जो महंगाई, जो पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस टॉप पे चली गई हैं और डॉलर नीचे से नीचे जा रहा है, यानी 300 के ऊपर जा चुका है डॉलर, 300 रुपए से। तो ये चार प्राइसेस है ना, ये हर चीज को इफेक्ट करती हैं, बिजनेसमैन को भी करती हैं और आम आदमी को भी करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, डॉलर और पेट्रोल। पेट्रोल में 37 रुपए का एडिशन हुआ है पिछले 2 हफ्ते में। 2 हफ्ते में 37 रुपया पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का मतलब है कयामत। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ गए, फिर जो कार्गो ट्रांसपोर्ट होती है उसका भाव बढ़ गया। तो फूड सामान जो कार्गो के जरिए जाता है, ट्रक के जरिए जाता है, टेम्पो के जरिए जाता है, ट्रेन के जरिए जाता है, फ्लाइट के जरिए जाता है, ये सब चीजें, फिर हर चीज इंपोर्ट बेस्ड उस पर चलती है। तो इंपोर्ट का
मतलब डॉलर के हिसाब से वो फिर महंगा। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसमें ज़ाहिर है इमरान खान का अपने कारनामे तो हैं ही हैं, कि इमरान खान ने भी तो कयामत ढाई थी, लेकिन फिर शहबाज सरकार ने तो ज़ाहिर है हद से ज़्यादा मामला खराब कर दिया। तो बदनामी शहबाज सरकार की हुई है पीडीएम में। अब पीडीएम में सारी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी भी है, फजलुर रहमान भी है, एमक्यूएम भी है, बाप पार्टी भी है और नून लीग भी है। तो इन लोगों की हुई फुल बदनामी। अब इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जिस भी शक्ल में होगी, इमरान खान है कि नहीं है। अब इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, इमरान खान चलो इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, लेकिन इमरान खान की पीटीआई अगर होगी तो लोग तो पीटीआई को वोट देंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब पीटीआई को बैंड किया जाए, और इस तरह खुला ढुल्ला पीटीआई को भी बैन करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में पीटीआई के साथ जो हो रहा है, वो अभी आधे घंटे पहले शाह महमूद कुरैशी को वापस गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाइस चेयरमैन है इमरान खान की, नहीं है इमरान खान तो अब इस वक्त ये चला रहा था। बाकी सारे पीटीआई वाले सब छोड़ के चले गए, कुछ भाग गए, कुछ हाइडिंग में हैं। अब हम्माद अजहर है, उसके घरों पे छापे, उसकी फैमिली के ऊपर छापे। उस्मान डार है, उस्मान डार की फैक्ट्रियां बंद कर दी, 2,500 लोग काम करते हैं उसमें, फैक्ट्रियां बंद कर दी। उस्मान डार के घरों को सील कर दिया और उसकी बूढ़ी माँ, उसके वाइफ, बच्चे, भाई बहन सबको रोड पे बिठा दिया। उसके 3-4 घर हैं, सबको सील कर दिया। और बाकी जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो ठीक है, ये चीज इमरान खान के जमाने में हम लोगों ने भी फेस की हैं, एमक्यूएम वालों ने, पीटीएम वालों ने, बलोचिस्तान वालों ने, सबने फेस की हैं। तो इसलिए मुझे इमरान खान के उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि अच्छा है औकात पता चली इनको। आज सुना है इमरान खान ने 2 हफ्ते के बाद शेव की है, क्योंकि उसको जो आईना नहीं दिया गया था। और इतना गैरतमंद तो वो है नहीं कि आईना देख के इसको शर्म आएगी। तो जेल की हवा खा रहा है। अंदर से इसने बयान दिया है, वकील को कहा है अपने, कि मुझे 1000 साल जेल में रहना पड़ा ना तो मैं रहूंगा, लेकिन मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं। तो ये 1000 साल की बात की ना, तो मुझे वो जुल्फकार अली भुट्टो की 1971 में यूनाइटेड नेशंस में जो स्पीच थी कि हम भारत से 1000 साल जंग लड़ेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, और 17 दिन में इन्होंने हथियार फेंक दिए 93,000 फौजियों ने। तो ये 1000 साल वाली जो इनकी जो वो है ना बड़क, वो पुरानी है। इमरान खान ने टूटना है, लाडों में, नाजों में, पला हुआ अय्याशियों में। तो कब तक? 3 साल की तो सजा है, अभी तो और 10 केस हैं। पीटीआई के सारे लोग इस वक्त कोई है नहीं, और कोशिश की जा रही है कि ये साइफर वाले मामले में इमरान खान के ऊपर गद्दारी का केस बन गया है। साइफर वाला मामला, 9 मई वाला मामला, अदालतों की बेइज्जती वाला मामला, फिर करप्शन के इतने सारे केसेस। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये पीटीआई को बैन कर देते हैं ना, तो फिर ये इलेक्शन में जाने की पोजीशन में है। लेकिन फिल वक्त नजर नहीं आता, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ये केयरटेकर सेटअप लाया गया है। पंजाब में केयरटेकर सेटअप ऑलरेडी 2 महीने से काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 90 दिन की इजाजत है, लेकिन पंजाब में डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट वर्क करने का इख्तियार ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं। इससे हमें अंदाजा होता है कि आर्मी है ना, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत काम कर रही है, और ये सरकार अभी चलेगी। मिशेल मलिक, यासिन मलिक की बीवी को कश्मीर की मिनिस्ट्री शायद दी है। ये उन भारत के मुसलमानों खास तौर पे और कश्मीरी लोगों के लिए एक चैलेंज है। आप देख लीजिए कि एक सर्टिफाइड टेररिस्ट जिसने एक्सेप्ट किया है कि मैंने हजारों आदमियों को मारा है या मरवाया है, कश्मीर में
आतंक का एक बाजार गर्म करके रखा था 25-30 साल, उसकी बीवी को पाकिस्तान अगर मिनिस्टर बना रही है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी एक मैसेज है सबके लिए कि देखो पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन होता यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन फोन करते हैं, अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को, कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के वजीर खारजा को फोन करने का क्या सेंस है? वो इलेक्शन कराने आए हैं भाई, उनको इलेक्शन कराना है। लेकिन नहीं, नजर ये आ रहा है कि ये इलेक्शन कराने के लिए नहीं आए, ये एक लंबी प्लानिंग के तहत इधर रह रहे हैं। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के जो माशरा है, सोसाइटी है, वो इतनी तबाह हो चुकी है कि अब उसमें और तबाही की गुंजाइश नहीं है। आपने देखा चर्चों का क्या किया इन्होंने। ये तो क्रिश्चियनों के ऊपर हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया शोर मचा रही है। पूरा वेस्ट अखबार लिख रहे हैं, थिंक टैंक्स लिख रहे हैं, गवर्नमेंट्स कंडेम कर रही हैं। हद हो गई कि भारत से राना अयूब ने भी कंडेम किया है। पहली बार मैंने देखा कि वो पाकिस्तान के मामले में बोली है। इतना सिंध में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, रोज तोड़ा जाता है। रेगुलर बुनियाद पे मंदिरों पे हमले होते हैं। एक फेस्टिवल नहीं मना सकते हिंदू अपना। फोर्स्ड कन्वर्जन दबा के हो रही है, उस पर कभी राना अयूब नहीं बोली, क्योंकि हिंदुओं को तो फेवर करना उनके लिए मुमकिन ही नहीं है। इसी तरह कभी वेस्ट उस पर नहीं बोलता, लेकिन क्रिश्चियनों पे हुआ है तो पूरी दुनिया बोल रही है, और बहुत गलत हुआ है। खेतों में छुप के रह रही हैं फैमिलियां। सरकार कह रही है कि हमने 100 आदमी गिरफ्तार कर लिया, हमने 600 गिरफ्तार कर लिया, हमने ये कर लिया। अरे कुछ नहीं होना भाई। 2 क्रिश्चियन गिरफ्तार किए ब्लास्फेमी पे। इस सारे मामले में 2 क्रिश्चियन गिरफ्तार किए ब्लास्फेमी में, कि इन्होंने कुरान पे बेहुरमती की, कुरान के पन्ने फाड़े और उस पे कुछ लिखा लाल कलर से, और वो सड़कों पे फेंक दिए। आप समझते हैं कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटी जहां पे जानवर रहते हैं, वहां पे कोई माइनॉरिटी वाला ऐसा काम कर सकता है? सोच भी सकता है कोई? वो वैसे ही बेचारे डरे हुए रहते हैं, उनको पता नहीं है कि ऐसा करके तो हमने। ये आए दिन हम भारत और बांग्लादेश में खबरें देखते हैं कि मस्जिद में किसी ने कुरान जला दिया, कुरान की बेहुरमती कर दी। बाद में पोल खुलती है कि मुसलमान ने खुद किया है, ताकि हिंदू मुसलमान झगड़ा दिखाया जा सके, ये वो हिंदुओं को बदनाम किया जा सके। यही चीज यहाँ पे हुई है। और यहाँ पे कुरान के पन्ने किसी ने फाड़ के फेंक दिए, पूरा फैसलाबाद डिवीजन पूरा जला दिया, चर्चों को, क्रिश्चियनों के घर, सैकड़ों घर की रिपोर्ट है। अखबार इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है इस वक्त आर्मी की तरफ से, कि ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के बताओ नहीं, तो बताया नहीं जा रहा, वरना सैकड़ों घर क्रिश्चियनों के जला दिए हैं। 18 की तो रिपोर्ट आ रही थी शुरू में, अब सुनाए 47 चर्च जला दिए। ऐसे में हमारे एक पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप में एक साहब लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में फैसलाबाद के खाली इलाके में 47 चर्च क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में कोई 4,000 मस्जिदें होंगी, उस पर आपको एतराज नहीं है? 47 चर्च आपको क्या बोलते हैं? मस्जिद तो फिर एक टेररिज्म का एक सेंटर बना हुआ होता है। चर्च तो नहीं कर रहा ना ये सब चीजें। वो अपने बेचारे चुपचाप इबादत करते हैं, वापस आ जाते हैं, डरे सहमे हुए रहते हैं, घरों से निकलते हुए डरते हैं। एक फैमिली की बयान आया, उनका इंटरव्यू, क्रिश्चियन फैमिली का। वो कहते हैं हम तो अभी तो ये हुआ है, हम तो आम दिनों में भी अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते। बहुत जरूरी काम होता है तो साथ लेके निकलते हैं, कि हमें डर होता है कि पता नहीं कौन इसको उठा के ले जाए, कौन क्या कर जाए। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सोसाइटी तो जानवरों जैसा मुल्क बन चुका है। और यह है कि अपना तो सीधी सी बात है कि मुझे किसी ने, मेरे एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम के जो न्यूज़लेटर आते हैं, मुझे किसी ने कहा कि आरिफ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? मैंने कहा एक ही मकसद है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, पाकिस्तान तोड़ना। मैं इसके लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दूंगा। आजाद सिंधु देश, आजाद बलूचिस्तान,
POK गिलगित बल्तिस्तान गोज टू इंडिया, आज़ाद पख्तूनिस्तान, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। पंजाब एक लैंडलॉक बन के रह जाए, ये इसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक़्फ कर चुका हूँ। और इसके साथ-साथ अपने मातृ धर्म सनातन, अपने मातृ देश भारत की बेहतरी के लिए जो मैं रोल अदा कर सका, वो करूँगा। ऋषिकेश हरिदास जी, जी धन्यवाद। जी, शाह महमूद कुरैशी का मैंने बताया कि अभी आधे घंटे पहले गिरफ्तारी हुई है उनकी, और उनको FIA के हेडक्वार्टर में लेके गए हैं। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की सोसाइटी के हवाले से ये सिचुएशन है। इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो यूक्रेन में बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं। यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव अभी शुरू किया था ना 3-4 हफ्ते पहले, उसमें अब तक 40,000 यूक्रेनी फौजी मर गए। और यूक्रेन की जंग वेस्ट हार चुका है। ऐलान करना जरूरी नहीं होता, वरना ये हार चुका है। और आगे ये अफ्रीका की तरफ, अफ्रीका में तो अवेयरनेस ऐसी फैल रही है कि हर मुल्क में सरकार डरी हुई है, क्योंकि सरकारें वहां पे वेस्ट के कंट्रोल में है। तो सरकार हर मुल्क की डरी हुई है कि अब जो अ, अरब स्प्रिंग जैसे आई थी, ऐसे अफ्रीका स्प्रिंग और एक जो मूवमेंट चलेंगी, तो जिस तरह बुर्किना फासो, नाइजर में, माली में सरकारें इस वक्त एंटी वेस्ट बन चुकी हैं, तो चाइना और रशिया ने वहां पे काफी काम किया है, जिसकी वजह से वहां पे एंटी वेस्ट अब फीलिंग बढ़ रही है। और जाहिर है उसके पीछे कारण यही है कि वेस्ट ने हमेशा रिसोर्सिस को एक्सप्लॉइट किया है। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक बादशाह था मूसा, किंग मूसा माली का। ये दुनिया की हिस्ट्री का सबसे अमीर आदमी था। अगर आप पैसों का जो पुराने जमाने में पैसों का आज के इस कन्वर्जन के रेट के हिसाब से देखें, तो आज की कीमत के हिसाब से किंग मूसा की टोटल जायदाद $400 बिलियन की थी। और इतना सोना और इतनी चीजें थी। माली में सैकड़ों सोने की कानें हैं। और आप देखें, माली का एक सोने का ग्राम नहीं है इनके पास नेशनल रिजर्व में, फेडरल रिजर्व में। 50 टन सोना साल का निकलता है, सब ले जाता है वेस्ट। तो अफ्रीका में जो इस वक्त मूवमेंट चल पड़ी हैं, उसके पीछे कारण ये है कि उनको मदद के नाम पे दी जाती है कि चला भाई, हमने तुम लोगों को $100 मिलियन दिए, ये $2 बिलियन दिए, ये $50 मिलियन दिए, और लूट मार वहां से हो रही है। तो इसलिए अफ्रीका में अवेयरनेस के पीछे वहाँ के हालात हैं। और अब वहाँ पे जैसे कल बुर्किना फासो के इब्राहिम तारोड़ जो सदर हैं, उन्होंने पूरे अफ्रीका के नौजवानों से अपील की है कि अब वेस्ट को निकालो अफ्रीका से। तो वेस्ट इस वक्त काफी मुश्किलात का शिकार है। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूं अब हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। थैंक यू ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद होता है, आप लोगों की मदद होती है, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अहमद तूखी जी, आरिफ साहब, गदर हैज स्लैप्ड पाकिस्तान अगेन, हैव यू सीन द फिल्म? सनी पाजी हैज रिवाइव्ड ऑल सिनेमा अगेन। नहीं, मैंने नहीं देखी। मैं तो, आपको पता है कि एक हफ्ते से ज्यादा हो गया सफर में, और आगे भी सफर है, तो मैंने नहीं देखी। एक चीज मैं आपके सामने रखूं सिनेमा के हवाले से, कि विवेक अग्निहोत्री जी ने जो फिल्म बनाई थी ताशकंद फाइल्स, उसका प्रीमियर हुआ था लंदन में। तो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, उस वक्त 2018 या 2019 की बात है, और मैं उसके प्रीमियर में गया था। फिर उनकी फाइल आई कश्मीर फाइल्स, उनकी फिल्म आई कश्मीर फाइल्स, उसका प्रीमियर दिल्ली में हुआ। तो मैं इत्तेफाक से दिल्ली में था लास्ट ईयर,
तो मैं वो फ़िल्म देखने के लिए उन्होंने दावत दी थी, तो मैं प्रीमियर में गया था, दिल्ली में। अब उनकी फ़िल्म वैक्सीन वॉर की प्रीमियर हो रहे हैं अमेरिका में, और मैं अमेरिका में हूँ। तो मैंने विवेक जी को बताया कि मैं अमेरिका में हूँ, तो उन्होंने मुझे दावत दी है 3 सितंबर को न्यूयॉर्क में, 3 या 4 को न्यूयॉर्क में जो शो हो रहा है प्रीमियर शो, उसके लिए मुझे दावत दी है। तो ये है कि ये मेरे मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनके इस सफ़र में शामिल रहा हूँ, और मैं वो फ़िल्म एक ज़माने के बाद कोई फ़िल्म सिनेमा में देखूँगा वो, तो वो फ़िल्म होगी। अ, गदर 2 के बारे में मैंने भी सुना है कि पाकिस्तान का इसको कुछ किया गया है, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं। अ, जितना भी आप दिखाओ ना पाकिस्तान का कम है। वहाँ पे जो ज़ुल्म और बर्बरियत है ना, वो आपको शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का आप जितना भी दिखाओ, और पाकिस्तान ने जितने भी ज़ुल्म किए हैं ना, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान पे ही किए हैं। इतना पाकिस्तान ने वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स चलाई हैं, उतने पाकिस्तान के स्लीपर सेल चलते हैं वहाँ पे, और ओपनली चलते हैं, और 47 से हो रहा है ये। तो ये है कि जितना दिखाओ कम है, लेकिन खुशी की बात है कि गदर 2 में दिखाया गया। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, Sir, we saw in many Bollywood films that the father was fighting for India and the son was fighting for Pak. Do you know any such incident? तपन जी धन्यवाद, सबसे पहले तो। और देखें, ऐसी कुछ कहानियां तो हैं। देखें, एक कहानी तो ये है कि रामपुर जो भारत की रियासत है ना, वहाँ के दो शहजादे थे। एक तो साहबजादा याकूब खान थे, और एक उनके भाई थे, मुझे नाम भूल गया उनका। तो दोनों भारत की आर्मी में, मतलब ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में थे। तो साहबजादा याकूब खान पाकिस्तान मूव कर गए, और वो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा थे। 65 की वार में, भारत और पाकिस्तान की वार में, साहबजादा याकूब खान पाकिस्तान की तरफ से लड़े थे, और उनके भाई उधर लड़े थे, इंडिया की तरफ से। और शायद दोनों में से एक जख्मी भी हुआ था, और अपने भाई की गोली से ही शायद जख्मी हुआ था। आई एम नॉट श्योर, मैंने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम किया हुआ है बहुत पहले, 2-3 साल पहले, लेकिन मुझे अब सही से याद नहीं, बुढ़ापा है, चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जख्मी हुआ था। और 71 की वार में भी दोनों एक दूसरे से लड़े थे। 71 की वार में ढाका में साहबजादा याकूब खान की पोस्टिंग भी थी, और बाद में जियाउल हक के ज़माने में साहबजादा याकूब खान रिटायर हो गए थे आर्मी से, तो वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे। तो वो भारत एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो वहाँ पे फिर उनके अपने भाई से काफ़ी सालों बाद मुलाकात हुई थी, और दोनों भाई मिले थे। इसी तरह की एक और कहानी है जो मेरे ज़हन से दोनों के नाम निकल गए। वहाँ भी 2 भाई थे, और एक भाई भारत के लिए ऑप्ट किया था, और एक ने पाकिस्तान के लिए, और वो भी आर्मी में थे दोनों भाई, और दोनों लड़े थे। तो देखें, पाकिस्तान तो एक डिज़ाइन के तहत बना था, और आज जो हम देख रहे हैं क्रिश्चियनों पे, हिंदुओं पे जो पाकिस्तान में अत्याचार हो रहा है, उसका जो बीज है वो तो जिन्ना ने बोया था। मुस्लिम नॉन मुस्लिम का बीज तो इसने बोया था, जिसका आज हम भुगत रहे हैं। तो उस वक्त भी जो प्रोपेगेंडे में आ गए थे, वो तो पाकिस्तान आ गए थे। अब जैसे एक मिसाल ले लें, आजक गांव मेरा गांव है, उसमें आज भी इतने मुसलमान रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था ना, जब मैं लास्ट ईयर अपने गांव गया था, कि फिर हमारे घर वाले क्यों भागे थे, तो बोले उस वक्त प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा था, और गांव गांव में हमले हो रहे थे बलवाइयों के। तो ऐसे में ज्यादातर मुसलमान भाग जाते थे कि यार कहीं इधर ना आए। तो बोला हमारे गांव में हमला हुआ नहीं था, लेकिन डर के, जिस तरह आपका खानदान चला गया, ऐसे कई खानदान चले गए थे। तो कुछ डर के भागे थे, और कुछ प्रोपेगेंडे का हिस्सा कि इस्लामिक देश बन रहा है, हमारा इस्लाम का देश होगा, ये होगा, वो होगा। कि उनको ये डर था मुसलमानों को कि अंग्रेज से पहले मुसलमान यहाँ पे कई सौ साल तक रूल करता रहा और जुल्म करता रहा। तो मुसलमानों को ये डर था कि अब अंग्रेज के जाने के बाद तो यहाँ मेजोरिटी हिंदू है, तो कहीं बदला ना लें वो।
तो इसलिए वो डर रहे थे और पाकिस्तान चले गए। तो डिवाइड तो हुए हैं, फैमिलीज भी डिवाइड हुई हैं, और इस तरह ऐसी कई चीजें हैं। मोहित जी धन्यवाद। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। प्लीज टेल अस अबाउट योर अपकमिंग यूएस ट्रिप। जी मैं चाह रहा हूं कि यूएस ट्रिप में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। देखें, बेसिक जो मुझे दावत आई थी ना, वो सैन जोस कैलिफोर्निया में आदित्य सत्संगी जी एक हिंदू धर्म के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें भारत से डॉक्टर अंकित शाह, रतन शर्दा जी और काफी लोग आ रहे हैं, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे भी उसमें दावत दी गई है। तो वो सनातन पे कॉन्फ्रेंस है, उसमें अटेंड करके मैंने फिर उस प्रोग्राम को ज़रा लंबा किया है कि मैं काफ़ी अरसे से अमेरिका गया भी नहीं था, तो मैं चाह रहा था वहाँ पे कांटेक्ट इस्टेब्लिश हों हमारे इंडियन परिवार से। तो इसलिए फिर मैं वहाँ से एलए जाऊँगा, लॉस एंजलिस, 3 दिन में लॉस एंजलिस में रहूँगा, 27 से लेके 30 तक। और 27 को ही संडे का दिन है, 27 को मेरा प्रोग्राम है एलए में। कुछ इंडियंस गेट टुगेदर रख रहे हैं जहाँ पे लोगों के साथ बातचीत होगी, और अपना मकसद बताऊंगा कि मैं किन चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए, और ये सब चीज़ें। और भी अगर इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अमेरिका में लोग हैं, उनसे अगर उनको मतलब मिलना है तो वो बिल्कुल मैं तैयार हूँ वहाँ पे। फिर लॉस एंजलिस से मैं 30 अगस्त को न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, और 9 तारीख तक फिर मैं न्यूयॉर्क में हूँगा। तो न्यूयॉर्क में ही मैं रहने के दौरान स्वामी नारायण मंदिर है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा उधर बना रहे हैं न्यू जर्सी में। और मैं गांधीनगर में लास्ट ईयर गुजरात में स्वामी नारायण मंदिर गया था, और लंदन भी 2-3 बार स्वामी नारायण मंदिर में मुझे ये दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो अब स्वामी नारायण मंदिर वालों से भी कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, और मैं न्यू जर्सी में जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वामी नारायण मंदिर बन रहा है उसमें मैं जाऊंगा। इसी तरह न्यू जर्सी में भी कुछ दोस्त प्रोग्राम रख रहे हैं मेरा। न्यूयॉर्क में भी बातचीत चल रही है, अगर कोई करवा सकता है न्यूयॉर्क में। तो गेट टुगेदर का ये फायदा होता है कि ज्यादा लोग सामने होते हैं, आप एक एक आदमी से अलग अलग मिलते हैं, उसमें इतना टाइम होता नहीं है। तो ये है कि गेट टुगेदर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कोशिश है कि जितने ज़्यादा लोगों से, अब क्या है कि शिकागो से मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि शिकागो आए। अब शिकागो आउट ऑफ वे हो जाता है, और बजट भी आपको पता है कि अभी तक तो कुछ दोस्तों ने मदद की है जिससे ये टिकट वगैरह खरीदे हैं, कुछ दोस्तों ने होटल की बुकिंग करा दी है, इस तरह कोशिश कर रहे हैं। तो शिकागो मैंने फिर ड्रॉप किया, ह्यूस्टन, डैलस, बोस्टन, सिएटल से काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए, बल्कि एक मेरे पाकिस्तानी एथेइस्ट दोस्त हैं, सलीम अजीज़ भाई, और वो सिएटल में रहते हैं। उन्होंने काफ़ी मुझे कहा है, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है मना करते हुए अपने इतने प्यारे दोस्तों को, ख़ास तौर पे। लेकिन जा कहाँ कहाँ जाएं, इतना बड़ा अमेरिका है। तो लेट्स सी, अभी तो न्यूयॉर्क में 9 दिन इसीलिए रखे हैं कि वॉशिंगटन भी करीब है, तो शायद वॉशिंगटन 1-2 दिन के लिए बीच में जाऊं। तो लेट्स सी, लेकिन अभी ये सारा प्रोग्राम है, इसमें अमेरिका के दोस्त अगर कहीं से भी मिलना चाहते हैं या कोई सपोर्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आपका आभार। बी कुमार जी थैंक यू। कीप फाइटिंग एंड एक्सपोजिंग द टेररिस्ट। जी यही मकसद है जिंदगी, है जिंदगी का यही मकसद है। करण खातवानी भाई, करण भाई नमस्कार। यूरोपियन सोसाइटी इज डिकेइंग फास्टर देन एवर। यूएस कॉर्पोरेट इज गोइंग टू डिच यूरोप एंड मूव टू एशिया। हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ यूरोप? जी बिल्कुल आपने सही एनालाइज किए हैं, और यूरोप को तबाह करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। अभी मेरे पास एक पूरी लंबी चौड़ी रिपोर्ट आई है, मैं सफ़र की वजह से उस पर प्रोग्राम नहीं कर सका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तरह शुरू हुई, और क्या उसके असल कारण क्या थे, और क्या
कहा यह जाता है कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, इसलिए हुई। तो रशिया ने भी यूक्रेन पे हमला किया है, लेकिन बात सामने आ रही है ना कि रशिया को मजबूर किया गया। तो वहां पे भी मेरे पास एक पूरी रिपोर्ट है, पूरा प्रोग्राम बन सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप तबाह हो गया, सारी कॉलोनीज इनकी चली गई, सारा मिलिट्री पावर खत्म हो गया, और सोवियत यूनियन और अमेरिका दो बड़ी पावर बन के आई। फिर अमेरिका ने चाइना में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके चाइना को स्ट्रॉन्ग किया, जिसका नुकसान भी अमेरिका यूरोप को हुआ। अब ये यूक्रेन रशिया वार, कोविड, ये सब चीजों ने यूरोप को तबाह कर दिए। तो यूरोप का फ्यूचर तो मुझे बहुत बुरा नजर आ रहा है। अभी है इनके पास, इनके रिजर्व्स बहुत हैं, लेकिन क्या है कि इनकी पब्लिक है ना, उनको अय्याशी की आदत है। यहाँ की लोअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसके पास भी लेटेस्ट एप्पल का फोन है और सारी चीजें हैं। तो उनको अब लाइफ स्टैंडर्ड इतना हाई है कि उसको मेंटेन करने के लिए कि यहाँ की सरकार ज्यादा अरसा अपने आप को चला नहीं सकेगी। हमारे भारत पाकिस्तान वगैरह में आम लोगों को, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है ठीक है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और वो गुर्बत में जीने के आदी हैं, वो लिमिट में अपने बजट में रहने के आदी हैं। लेकिन यहाँ का लोअर मिडिल क्लास भी है ना, वो एप्पल फोन रखता है, आईफोन रखता है, गाड़ी भी रखी हुई है, पेट्रोल भी अफोर्ड कर रहा है, सब कुछ। तो फिर मतलब मामूली मिसाल है कि जो जॉबलेस लोग होते हैं ना, उनके लिए भी सरकार घर देती है। तो दो बच्चे हैं तो 3 बेडरूम, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग बेडरूम, कपल के लिए एक अलग, इस हिसाब से चीजें चलती हैं। तो खर्चे इनके बहुत हैं, कब तक चलेगा? तो यूरोप तबाह हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। थॉट्स ऑन पीएम मोदी ट्रिप टू ग्रीस है? ग्रीस जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता भाई, क्योंकि मैं बताया ना कि एक तो ट्रैवलिंग में आपके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैं तो खबरें वगैरह तो सारी देखता हूँ, अभी तक मेरे सामने ग्रीस वाली रिपोर्ट आई नहीं है। मैं इस पर चेक करके प्रोग्राम बनाऊंगा। मोहित जी धन्यवाद। एज ए स्टूडेंट इन चाइना आई वांट टू रिक्वेस्ट to you that in foreign countries Pakistani boys make Hindu girlfriends, they make videos of Hindu girls। ये भाई है मसला, ये जो लव जिहाद है ना, ये एक समझ लें कि एक इनका ये मकसद होता है। यहाँ पे भी आप देखें, जो ग्रूमिंग गैंग हैं, ये किसी मुसलमान लड़की को क्यों टारगेट नहीं करते? इनका फेवरेट टारगेट होता है हिंदू और सिख लड़की, और ये एक है, बिल्कुल है। और इसका आसान हल अवेयरनेस है। जितना ज्यादा हम अवेयरनेस अपनी बच्चियों को फैलाएंगे, उतना उनको हम रोक सकते हैं इन चीजों से। लेकिन है बड़ा मसला तो है। आप बॉलीवुड में देख लें यार, आपको जितने मुसलमान हीरो मिलेंगे, सबकी बीवियां हिंदू हैं। अभी मामूली मिसाल ले लें, अभी स्वरा भास्कर ने भी शायद मुसलमान से शादी की है। ये जो उर्मिला मातोंडकर है, शाहरुख की बीवी है, आमिर की 2 बीवियां हैं, मतलब सैफ अली खान है, नाम लें आप, सैफ अली खान की पहली बीवी भी सिख थी। तो ये एक है, बिल्कुल है। अब क्या करें, इसका कोई हल भी तो नहीं। मोहित जी धन्यवाद, ये तो हो गया। नमस्ते आरिफ भाई, मिशेल मलिक खान को एडवाइजर टू पीएम रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स घोषित किया है। भिकारिस्तान क्या करना चाहते हैं इसे हैंड पिक वेविंग? देखें, हाँ बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स एडवाइजर मींस मिनिस्टर है, पावर उसके पास मिनिस्टरियल है, मिनिस्ट्री मिलेगी इसको, ऑफिस मिलेगा, सेक्रेटरी, पूरा स्टाफ, पूरी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री है। नाम उसको एडवाइजर दिया है। बताना मकसद वही है कि दुनिया में भारत को बदनाम करेंगे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप यकीन माने
कि कोई भी दुनिया का इदारा है ना, यूनाइटेड नेशंस है या यूरोपियन पार्लियामेंट है, कोई भी अपना डेलीगेशन भेजे फ्री, वो आके पीओके गिलगित बल्तिस्तान में भी देख लें और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में भी जाके देख लें। जो हालत पाकिस्तान ने पीओके की और गिलगित बल्तिस्तान की है ना, वो तो कोई दुश्मन भी ना करता, कोई दुश्मन भी ना करता, वो हाल किया हुआ है। तो मिशेल मलिक वैसे ही पंजाबी फौज का मोहरा है, यासीन मलिक से शादी करवाई थी इसलिए कि अब वो सारी जिंदगी कश्मीर कश्मीर करती रहेगी। तो मकसद सिर्फ यही है कि कश्मीर इशू पे भारत को ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा किया जा सके। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। एज पर रिपोर्ट्स, मोदी ट्रेवलिंग टू ग्रीस आफ्टर ब्रिक्स समिट इन अगस्त आफ्टर 1983 ट्रिप बाय पीएम। अच्छा अच्छा, ब्रिक्स तो अभी हो रही है, अगस्त के एंड में है शायद, और वो तो साउथ अफ्रीका में हो रही है, और उसमें चाइना के जी जिंग भी आ रहे हैं, और सुना है कि वहाँ पे ब्रिक्स में चाइना के जी जिंग के साथ भी मोदी जी की काफी बातचीत होगी। और साउथ अफ्रीका तो है ही होस्ट कंट्री, और ब्राजील भी होगा उधर, ठीक है। ब्राजील का लूला होगा, प्रेसिडेंट लूला। और रशियन प्रेसिडेंट नहीं जा पा रहे क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनका अरेस्ट वारंट इशू किया है, तो वो ऑनलाइन उसमें होंगे। तो अच्छा फोरम है ब्रिक्स, अच्छा फोरम है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो लेट्स सी। और ग्रीस का है वो मैं स्टडी करता हूँ और फिर इसके ऊपर मैं देखता हूँ। वैसे ग्रीस कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन लेट्स सी क्या उसके पीछे मोदी जी जा रहे हैं तो कोई तो मकसद होगा। वाई एस सिंह जी, पाकिस्तान में चर्च टूटने के बाद क्या ईयू कोई एक्शन लेगा? जीएसपी प्लीज हटाएगा या जैसा पाकिस्तान वेस्ट को चाहिए वैसा बन रहा है? जी जी, बिल्कुल कुछ नहीं करेगा वेस्ट। भारत में किसी को एक सुई चुभ जाए तो ये लोग पूरा एक तूफान उठा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो भाई आप देखें ना, इतने मंदिरों के साथ और हिंदुओं के साथ सिंध में कितने सालों से हो रहा है, और क्रिश्चियनों के साथ भी लगातार होता रहता है, लेकिन वेस्ट को नहीं है बिल्कुल इसकी परवाह। आप यकीन माने, जब मैं मेयर के उससे रिजाइन करके वापस बेल्जियम आया था ना, तो मुझे माइनॉरिटीज के लिए मैंने काम शुरू किया था, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के लिए। तो मैंने बेल्जियम में जितने बड़े बड़े चर्च थे ना, उनको लेटर लिखे अपॉइंटमेंट के लिए, और मैं मिलने गया और उनके सामने पूरी फाइल भर के थप्पी रखी इनके सामने कि देखो ये जुल्म हो रहा है। तो बोले नहीं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज उनका नसीब है, हमारे जो क्रिश्चियन भाई उधर रहते हैं उनका नसीब है, लेकिन हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी सरकार का पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे हैं। तो पाकिस्तान इनकी पपिट स्टेट है, पाकिस्तान के खिलाफ तो ये कुछ नहीं करेंगे। मोहित जी धन्यवाद। आई वॉन्ट टू टेल माई स्टोरी इन माई ग्रुप। 3 Hindu girls, they make Paki boyfriends. Their boyfriend is Kattar Paki. They tell girlfriend that your government is doing wrong with Muslims. अब वहां पे मसला वही है कि वो फिर अपोलोजेटिक हो जाती हैं वो लड़कियां, शर्मिंदा होती हैं, कहाँ हमारे यहाँ तो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म ये वो, मालूमात नहीं होती ना। मेरे सामने तो कोई इस तरह बात करता है तो सुनता है फिर 10। अभी मेरी किसी एक पाकिस्तानी से मुलाकात हुई, तो ऐसे ही रास्ते में कहीं पुराने, यार तुम क्यों इतना वो करते हो, तुम्हें नजर नहीं आता कि वहां पे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है? मैंने फिर लिस्ट निकाल कर शुरू हो गया, मैं तो मोबाइल में मेरे पूरा खजाना भरा पड़ा रहता है। मैंने कहा ये हो रहा है, हिंदुओं को मुसलमान इस तरह मार रहा है। मैंने कहा तुम पाकिस्तान की बात करते हो ना, पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड है? मैंने कहा पाकिस्तान में तो वक्फ बोर्ड नहीं है, इंडिया में तो वक्फ बोर्ड है। 70% दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा और क्या चाहिए तुम लोगों को? अरे ट्रेन में मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारा। मैंने कहा वो एक आदमी था, एक आदमी का फेल था। मैंने कहा 100 करोड़ है हिंदू,
जिस दिन फैसला कर लेंगे ना कि मुसलमानों को यहाँ से मार के भगा देंगे, मैं कहा एक मुसलमान वहां नहीं बचेगा। मैं कहा इक्का दुक्का वाकयात होते हैं तो उनको आप जनरल पॉलिसी हिंदुओं की ना दिखाओ। तो हम तो बहस कर सकते हैं, लेकिन वो लड़कियां बेचारी, फिर प्यार मोहब्बत ऐसी चीज है कि उसमें तो। कल्याण गुशेद भाई, what is the latest update of Islamia University on biggest sex scandal in history? Anyone arrested or detained in the case because Pak military officials involved in the scandal? अरे भाई, मैंने तो उस वक्त भी वीडियो में बता दिया था कि कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिन मामला रहता है, फिर ठंडा पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। एक और पीर है सिंध में, असद अली शाह, उसकी वीडियो भी देखी होगी आप लोगों ने। मतलब आपका अंदर खून खोल उठे, इतनी दर्दनाक वीडियो। जागीरदार साहब पलंग पे सो रहे हैं, जमीन पे चादर बिछी हुई है, उस पर वो 10 साल की बच्ची फातिमा तड़प रही है और वो मर जाती है। सुबह एक बूढ़ी औरत और एक लड़की आती है छोटी, उसको उठाते हैं, वो उठती नहीं है। फिर जागीरदार साहब पलंग से उठते हैं, जब फिर भी उसको माँ बाप को बुला के चुपचाप दफन करवा दी। अब वीडियो वायरल हो गई तो फंसा जागीरदार, तो कहता है नहीं वो तो बीमार थी। बीमार थी तो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? अब उसका कब्र खुदवा के उस लड़की की लाश निकाल के पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। उसका बलात्कार हुआ था और बहुत खतरनाक किस्म का बलात्कार हुआ था। उस लड़की की मां ने कहा कि हमारे गांव में ये एक रिवायत है कि हर घर से एक लड़की पीर साहब की हवेली में खिदमत के लिए दी जाएगी, हर घर से। और कई 100 लड़कियां वहां पे दे जा चुकी हैं, और कितनी दफन हो चुकी हैं कभी खबर ही नहीं निकली। ये तो पहली खबर निकली है। अब आज सुबह 2 और लड़कियों ने भी अपनी स्टोरी बताई है कि पीर असद अली शाह ने क्या हमारे साथ किया। असद अली शाह को गिरफ्तार किया है। आई गारंटी यू कि जब मामला ठंडा पड़ जाएगा, खत्म। वो काशाना लाहौर में अनाथ आश्रम, कह रही है चीफ मिनिस्टर उस्मान बुजदारा इमरान खान का वसीम अकरम प्लस रात को छुप छुप के आता था छोटी बच्चियों के साथ। सप्लाई होती थी बड़े बड़े ऑफिसर्स को, आर्मी जनरल्स को, जजेस को, पॉलिटिशियंस को सप्लाई होती थी, छोटी बच्चे यतीम खाने की। क्या वो लड़की, वो जो काशाना की, जो जिसने ये स्टोरी लीक की है, उसको नौकरी से निकाल दिया है, एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये जो आप बता रहे हैं, जो इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का है, 2-3 दिन स्टोरी चली, खत्म। हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आप ये देखें ना, मैं जब कभी सोचता हूँ एक लड़की की वीडियो बन जाए ना, वो बेचारी की जिंदगी अजाब हो जाती है। आप अंदाजा करें कि उसके साथ क्या क्या होता होगा, उसका जो हाल होता है। तो हजारों लड़कियां, और ये पढ़ने लिखने वाली लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाती थी, जाहिर है इनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कुछ नहीं होना। ये पाकिस्तान है, कुत्तों का मुल्क है। यहाँ कुत्ते भेड़िए भंबोड़ भंबोड़ के खाते हैं, और ये कुत्ते भेड़िए भी नहीं है, ये गिद्ध हैं। गिद्ध की सबसे बड़ी जो वो होती है ना बुराई, बीमारी, वो ये है कि कोई मर रहा हो ना, तो वो दूर से बैठ के वेट कर रहा होता है कि कब वो मर जाए तो मैं उसको चोंच मार के खाऊं। ये मुर्दार खोर कौम है पाकिस्तान की कौम। दुनिया में इससे जलील कौम आपको कहीं नहीं मिलेगी। मोहित जी धन्यवाद। गर्ल्स डोंट नो एनीथिंग, वांट टू टेल इन डिटेल्स। मैंने कई बार बनाई हैं वीडियोस लव जिहाद के ऊपर। अब जरा मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको भेजूंगा मोहित जी, तो फिर आप उनको दिखाइएगा। निहार जैन जी धन्यवाद भाई। मिग 29 एंड गरुड़ डिप्लॉयड इन JNK, कैन POK अटैक इन 24? नहीं नहीं, पाक कैन POK अटैक्ड इन, नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक सो।
अमेरिका और चाइना बिल्कुल खड़े हैं पाकिस्तान के साथ। भारत पीओके तो ले सकता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिल वक्त पीओके, मैं समझता हूं कि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ भारत की तरफ आ जाएगा। थोड़ा पाकिस्तान का मसला सेटल होने दें। मैं समझता हूं पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि हमला होगा। एसकेबी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, पाकिस्तान में अनऑफिशियली डिक्टेटर गवर्नमेंट आ चुकी है। ऑफ कोर्स वो तो मैंने शुरू में ही बताया ना कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट है। सुमुख जी, नमस्कार। आरिफ जी, वाई आर्मी डजंट पनिश सच क्रूअल जागीरदार्स? अरे भाई, कितना मासूमाना सवाल किया है सुमुख जी आपने। जागीरदार पार्टनर है आर्मी के। सिंध में जागीरदार रूल करता है। 47 से आज तक सिंध का चीफ मिनिस्टर हमेशा जागीरदार ही रहा है। सिंध का होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जितनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं जागीरदारों के पास है। तो आर्मी को फिर जागीरदार का पार्टनर है, आर्मी इनको कैसे पनिश करेगी? और क्या आप समझते हैं पाकिस्तान की आर्मी गलत काम करने वालों को पाकिस्तान में पनिश करती है? कभी भी नहीं। खुद जब सबसे बड़ी जालिम है, सबसे ज्यादा जुल्म ये करती है आर्मी, किसी और को क्या पनिश करेगी? SAC, RFG, please answer. Will taking POK back cause India to face a nuclear threat from Pakistan and a two-front war? देखिए, बात वही है, जैसे अभी यहाँ पे एक भाई ने लिखा है, इमरान हसन ने, कि मोदी का अभी तक इकोनॉमी पर फोकस है, नॉट पीओके। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट को तो भारत कवर कर सकता है, लेकिन यूक्रेन में जैसे हुआ है, वैसे अगर चाइना और अमेरिका ने, चाइना तो डायरेक्ट भी सपोर्ट पे आ सकता है, लेकिन अगर चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, डॉलरों की सप्लाई शुरू कर दी, जैसे यूक्रेन में रोज आज इतने बिलियन डॉलर, आज इतने बिलियन डॉलर हथियार, तो फिर मैन पावर की कमी नहीं है ना पाकिस्तान में। और फिर भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। तो भारत भी, जो इस वक्त आपका जो रूलिंग ओलिगार्की है ना, खाली अकेले मोदी जी तो नहीं है ना। पूरी एक कैबिनेट है, थिंक टैंक्स हैं, भारत के सोचने वाले लोग, दिमाग हैं, आर्मी है। तो वो जब बैठते हैं तो फिर वो देखते हैं कि यार काफी मसले हैं। और हम एक, पाकिस्तान 71 वाले मामले को आप ना देखें, 71 में जमीनी फासला बहुत लंबा था और आर्मी ने सरेंडर कर दिया था। और उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतने बड़े टेररिस्ट ग्रुप वगैरह नहीं थे। इस बार तो पाकिस्तान के पास इतने टेररिस्ट ग्रुप हैं, फिर लोकल इतनी बेरोजगारी, और वो है कि लोकल लोग गजवाए हिंद वो करके आ जाएंगे। हथियार और डॉलर अगर अमेरिका चाइना से भर भर के आते रहे ना, तो भारत को लंबा पड़ जाएगा मामला। तो इसलिए बेहतर है कि भारत ये सोच रहा है कि फिल वक्त पीओके को इतना अर्जेंटली जरूरत नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है। रोजर मंगेला जी, धन्यवाद भाई। हर्षरी जी, सर जी, अभिनंदन का वाकया हुआ था, उसमें 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी पायलट थे। इंडियन दोनों वापस आए और हमने F-16 गिराया था। क्या पाकिस्तान के दोनों की लाशें छुपाई थी क्योंकि वो कभी सामने नहीं आए? नहीं, हर्ष जी, आई थिंक ऐसा नहीं था, क्योंकि अभिनंदन लेके गए थे हवाई जहाज उधर पाकिस्तान में, जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, और वहां पे पाकिस्तान का जहाज गिरा था F-16, ठीक है। और उधर ही पाकिस्तान के अंदर ही गिरा था। हाँ, उसके बारे में कोई खबर हमने कभी सुनी नहीं, लेकिन शायद जख्मी हुआ था, क्योंकि वो ज्यादातर एयरफोर्स के पायलट तो इजक कर जाते हैं ना।
कल्याण गुशेत जी, नमस्कार भाई। Arif sir, your prediction almost accurate that Imran Khan chapter will end. PTI one of the out of the syllabus from Pakistan politics. So new puppet will be training for future by their blessing hand. देखें, न्यू पपिट है ना, ये लोग शायद आर्मी नवाज शरीफ पे भरोसा नहीं कर रही। शहबाज शरीफ को आजमा लिया है कि ये बहुत अच्छे बूट चमकाता है, तो शहबाज शरीफ और बिलावल, ये दो इस वक्त जो हैं वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, क्योंकि इन दोनों ने बड़े अच्छे बूट चमकाए हैं और आर्मी के बिल्कुल जमीन पे लेट गए। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों में से एक का चांस है आगे लॉन्ग टर्म में। अभी तो ये केयरटेकर सेटअप फर्स्ट क्लास चल रहा है। लक्ष्मण सिंह बोंदिल जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अनिल भाई, धन्यवाद। सरमत जी, आरिफ सर प्लीज आंसर, क्या पाकिस्तान स्टेबल हो गया है? प्लीज आंसर। नहीं भाई, पाकिस्तान कहां से स्टेबल हो गया? ये किसने कह दिया आपको? पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 8 बिलियन है। एक 24 करोड़ की जनता का देश के लिए $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें भी $3 बिलियन सऊदी अरब और इमारात के रखने के लिए दिए गए हैं, खर्चा करने के लिए नहीं है। और जो चाइना से और IMF से आए हैं वो लोन्स हैं। एक ऐसा देश जिसके ऊपर $130 बिलियन से ज्यादा का कर्जा हो, जिसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $8 बिलियन हो, जिसको साल का $25 बिलियन खाली कर्जा और इंटरेस्ट की वापसी हो, जिसका एनर्जी सेक्टर का सर्कुलर डेट 18 से 20 ट्रिलियन रुपया हो, उसको आप स्टेबल तो नहीं कह सकते। पाकिस्तान बिल्कुल तबाह है। और ये अमेरिका, यूं समझ लें पाकिस्तान है ना ICU में लेटा हुआ है। हॉस्पिटल में एक बहुत ज्यादा बीमार होता है, वो ICU में लेटा होता है ना, ICU में लेटा हुआ है। इसको कभी अमेरिका का इंजेक्शन, कभी सऊदीया का इंजेक्शन, कभी चाइना का इंजेक्शन रख के जिंदा रखा हुआ है। लेकिन आप पाकिस्तान को सेटल नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं। ऋषिकेश हरिदास जी, धन्यवाद भाई। फवाद आलम क्विट्स पाकिस्तान क्रिकेट टू प्ले इन USA। अच्छा सवाल किया भाई, इस पे मैं बोलना भूल गया था। इस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेटर है ना, वो पॉलिटिक्स की तरफ बहुत आ रहे हैं। फवाद आलम तो अमेरिका चला गया क्योंकि उस बेचारे के साथ ज्यादती हुई है भाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी की इतनी एवरेज नहीं, लेकिन और टेस्ट में इसको मौका दिया है तो डेब्यू पे इसने 163 की, ये पता नहीं 150 प्लस की इनिंग खेली थी। और ओपनर नहीं था ये, उसको ओपनर की जगह खिलाया गया था प्रेशर में उसके, यार इसको इतना परफॉर्म कर रहा है, इसको मौका दो, तो ओपनर खिलाया। ओपनिंग में इसने 150 की इनिंग खेली। 3 टेस्ट के बाद इसको ड्रॉप करके 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अंबार लगाता रहा, रन के इसको नहीं खिलाया। आप सोचें कि अब्दुल मोहम्मद हफीज और इस टाइप के खिलाड़ी खेलते रहे और इसको नहीं खिलाते रहे। वापस आया जब 10 साल बाद, तो हर सीरीज में एक सेंचुरी जरूर करता था। 6 सीरीज खेली, 6 की 6 में एक सेंचुरी इसने जरूर की। फिर एक सीरीज में फेल हुआ, निकाल दिया। पंजाबियों की टीम है, वो कराची का है। तो अब अमेरिका में ठीक है, एक तो ये एक नेशनलिटी मिल गई, डॉलर मिलेंगे, खेलेगा उधर। क्योंकि अब ICC ने है ना वो लीग क्रिकेट के लिए ये मस्ट कर दिया है कि 7 खिलाड़ी लोकल होने चाहिए टीम में। तब अमेरिका जैसे मुल्क में फिर 7 खिलाड़ियों की हर टीम को जरूरत पड़ती है, तो वहां पे पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन के प्लेयर ही ज्यादा चलते हैं। तो पाकिस्तान से 2-3 और भी तो गए हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ। इसी तरह पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। अब उमर अकमल, पाकिस्तान का ब्रेडमैन, कैरेक्टरलेस इंसान, उमर अकमल परसों नवाज शरीफ से मिलने गया लंदन। बाहर निकला तो वो जर्नलिस्ट खड़े थे सारे कैमरे लेके। क्या करने आए थे भाई, क्या करने आए थे?
मैं एक रिक्वेस्ट करने आया था और वो रिक्वेस्ट कर दिए। उम्मीद है मियाँ जी, तो रिक्वेस्ट क्या है वो नहीं बताई। एक्चुअली वहाब रियाज को केयरटेकर मिनिस्टर बनाया हुआ है 2 महीने से। उसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गया कि अब मैं खाली लीग क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन वो नून लीग से इलेक्शन लड़ेगा, जहां तक मेरी अपनी रीडिंग है। इसी तरह ये उमर अकमल भी केयरटेकर सेटअप में पोस्ट मांगने गया था कि मुझे भी मिनिस्टर बनाओ। हलवे मांडे है ना भाई। और नवाज शरीफ पाकिस्तान का अजीम लीडर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की क्रिकेट को बेस्ट कर देगा। अबे नवाज शरीफ का क्रिकेट से क्या ताल्लुक, ठीक है। तो वो या तो करंट सेटअप में मांगने गया है या फिर अगले इलेक्शन में टिकट मांगी है। तो पाकिस्तान के ये जो फेल्ड क्रिकेटर है ना, वहाब रियाज के बारे में कहा जाता है कि क्वालिटी फास्ट बॉलर था, ये था वो था। पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 10-12 साल से। एक वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन को 2-3 ओवर कराए, वही इसकी पूरे कैरियर में एक परफॉर्मेंस नजर आती है 10-15 साल के क्रिकेट में। तो ये इस किस्म के क्रिकेटर हैं। तपन कुमार सिन्हा महापात्रा जी, धन्यवाद भाई। ऋष sir, why are there two types of scripts in Punjabi language? One right to left and one left to right. What is the reason? नहीं नहीं, एक तो गुरमुखी है, जो ओरिजिनल पंजाबी है वो गुरमुखी है। हमारे यहाँ तो हर जबान को अरबिक स्टाइल में लिखना शुरू कर दिए ना, उर्दू और अरबिक। जैसे हिंदी को उर्दू, उर्दू इज हिंदी, उसमें अरबी के लफ्ज डाल दिए, फारसी के लफ्ज डाल दिए, तुर्किश लफ्ज डाल दिए, मिक्सअप बना के है तो बेसिकली हिंदी, उसको लिखा उर्दू में जाता है। इसी तरह पंजाबी जबान गुरमुखी में लिखी जाती है। इन्होंने बहुत बाद में, ये तो अभी मेरा ख्याल है 25-30 साल से ये लिखनी शुरू की, वरना पंजाबी जबान की कोई लिखत नहीं होती थी, उर्दू में लिखनी शुरू कर दी, अरबिक में। सिंधी, सिंधी जबान गुजराती जबान के की सिस्टर जबान है, वो भी अरबिक में लिखी जाती है। मतलब ये है कि आपको जब अपने शनाख्त, ओरिजिन पे शर्मिंदगी हो ना, तो आप कहीं के नहीं रहते, आप दर दर के कुत्ते बन जाते हो फिर। तो यही इन्होंने जबानों के साथ भी किया है। आर के मेवल, सर व्हाट्स द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ पाकी मौलाना टू, पाकी मौलाना जो खुद को गवर्नमेंट से ऊपर समझते हैं, इंडिया का इशिंदा का आरोप लगा के किसी को भी मॉब से मरवा देते हैं। भाई ये गवर्नमेंट के हिस्सा है, ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। आपको मैं बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं कि इतने ब्लास्फेमी के केस होते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ब्लास्फेमी का जो इल्जाम लगाता है, अगर वो साबित नहीं कर सकता ना, तो फिर उसको सजा मिले जिसने इल्जाम लगाया है। कभी आपने सुना है पाकिस्तान में किसी को मिली हो? आसिया बीबी को अदालत ने बरी किया, अदालत ने बरी किया, और वो बेचारी अदालत से बरी होके भी पाकिस्तान में नहीं रह सकी, उसकी जान खतरे में थी, तो फ्रांस चली गई। सवाल यह है कि अदालत ने बरी किया, इसका मतलब उसके ऊपर झूठा इल्जाम था ना। जिसने इल्जाम लगाया था वो तो मजे से रह रहा है, उसका तो पूरा इलाके में एक मुजाहिद के तौर पर रह रहा है। जहां जाता है लोग खड़ा झुक के सलाम करते हैं। उसको क्यों सजा नहीं हुई? पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर मैं किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाता हूं, अगर साबित नहीं कर सकता तो उसको वो आजाद होता है। इसका मतलब मैं आरोपी जो है उसके ऊपर भी तो केस बनना चाहिए। आज तक कभी नहीं हुआ। मुल्लाओं को कौन सजा दे सकता है? मुल्ला गवर्नमेंट का हिस्सा रहते हैं। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है ये कुरमोन साहब का आखिरी सवाल ले लेते हैं, घंटा हो गया है। सर, व्हाट अबाउट इंडो पाक वॉर इन फ्यूचर? आई डोंट सी एनी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान कुछ शरारत कर सकता है, जब तबाह हो रहा होगा, पाकिस्तान टूटने फूटने पे आ जाएगा, तो हो सकता है कि वो आखिरी हल के तौर पे इंडिया से लड़ पड़े, ताकि उस
कुछ बचत हो जाए, अमेरिका, चाइना, ये वो। पाकिस्तान तो टूट चुका है। सिर्फ ये है कि अमेरिका और चाइना ने इसको जिंदा रखा हुआ है, वरना पाकिस्तान तो टूट चुका है। और जंग मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जिस हिसाब से डेवलप किया है ना पिछले 9-10 साल में, इंडिया को पता है कि किसी के साथ भी एक जंग है ना, वो इंडिया को 25 साल पीछे ले जाएगी। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है कि इंडिया चाइना या पाकिस्तान से जंग करे। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया की कोई जंग होती नजर नहीं आती। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अपने अमेरिका के दोस्तों से मैं वापस विनती करूंगा कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो प्लीज ईमेल, अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा तो व्हाट्सएप, ईमेल है, या ट्विटर के डायरेक्ट मैसेज में, फेसबुक के मैसेंजर पे, जहां भी, तो प्लीज कांटेक्ट। आपसे मिलके अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।